कैसे अनिरुद्ध आचार्य के कार्यक्रम में लिखी गई एक खौफनाक दास्तान। कौन है वो शख्स जिसे संपत्ति का दिखावा करना पड़ गया महंगा। 6 जून को पुलिस के हाथ ऐसा क्या लगा कि हर कोई सन्न रह गया। आइए जानते हैं इस केस फाइल की हैरान कर देने वाली सच्चाई। आठ जून 2025 को मझौली थाने में अजय कुमार तिवारी नाम का एक शख्स आता है जो काफी डरा सहमा और घबराया हुआ था। यह पुलिस को बताता है कि मेरा भाई कहीं गुम हो गया है, ना तो उससे कांटेक्ट हो पा रहा है और ना ही उसका फोन चालू है। अजय कुमार की बेचैनी और माथे पर परेशानी की पड़ती शिकन को देखकर पुलिस भी एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है जो कि इंद्र कुमार तिवारी की थी, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी। इस उम्र में कहीं खो जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए पुलिस इस केस को बहुत ही गंभीरता से लेती है। मझौली थाने की पुलिस इस केस की जांच आगे बढ़ाने से पहले उत्तर प्रदेश के कुशीनगर थाने से मिले एक केस को जांचती है जो 6 जून 2025 को यानी सिर्फ 2 दिन पहले ही भेजा गया था, जिसमें एक बॉडी कुशीनगर जिले के पडरौला क्षेत्र के सुकरौली में बसे मजना नाला पुल के पास से बरामद हुई थी। दरअसल ये बात है 6 जून की, वक्त था दोपहर का 2 से 3 बजे का। ये इलाका थोड़ा घास झाड़ियों और पेड़ पौधों से घिरा हुआ था, इसलिए अक्सर चरवाहे यहाँ अपने पशुओं को चराने के लिए आते थे। 6 जून को भी महिलाएं कुछ बच्चे अपने अपने पशुओं को लेकर इस इलाके में आए थे। उनकी एक बकरी घास चरते चरते झाड़ियों से गुजरते हुए आगे पहुंच जाती है। जब महिला को अपनी बकरी दूर जाती हुई दिखती है तो वो अपने बच्चे को उसे वापस लाने का कहती है। माँ की बात मानकर बच्चा भी बकरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चल देता है और जब झाड़ियों के बीच जाकर सामने का नजारा देखता है तो इसकी चीखें निकल जाती हैं। बच्चे की आवाज सुनकर माँ और बाकी लोग भी उसके पास पहुँचते हैं और एक दर्दनाक नजारा देखकर ये भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सामने एक बॉडी बदहवास हालत में पड़ी हुई थी। इसकी गर्दन में काफी गहरी चोट लगी हुई थी। ये सब देखकर लोग समझ जाते हैं कि ये शख्स किसी साजिश का शिकार बना है, इसलिए जल्दी से पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। पुलिस बॉडी का नाम सुनकर तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को लेकर मौका वारदात पर पहुंच जाती है और जब इस बॉडी को एग्जामिन करती है तो पता चलता है कि इस बॉडी पर एक बार नहीं बल्कि कई बार धारदार हथियार से वार किया जाता है और वो धारदार हथियार गर्दन में फंसा रह जाता है। लेकिन वो कौन बेरहम था जिसने इस शख्स की इतनी बेरहमी से जान ले ली? क्या ये सारा मामला किसी निजी दुश्मनी का था या फिर बात कुछ और थी? ये सब जानने से पहले पुलिस को ये जानना था कि आखिर ये जो बॉडी है ये है किसकी। बॉडी के पास ना तो कोई पहचान के लिए सबूत मौजूद था और ना ही कोई आईडी कार्ड था, बल्कि फोन भी गायब था, जिससे बॉडी को पहचानना एक चैलेंजिंग टास्क बन गया था। पर केस तो सुलझना था, इसलिए पुलिस अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने से पहले हाटा थाना क्षेत्र में इस केस का मामला दर्ज करती है, वो भी एक अज्ञात के नाम पर, जिसकी नाम पहचान सब कुछ एक अनसुलझी पहेली की तरह था। धीरे धीरे इस बॉडी की खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगती है, पर पुलिस के हाथ अब भी खाली ही होते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। पुलिस की टीम बॉडी की पहचान करने में जुटी रहती है। जगह जगह इसके पोस्टर्स लगाए जाते हैं और कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस को इस लावारिस बॉडी के बारे में एक अहम जानकारी मिलती है और ये जानकारी सेंट्रल पोर्टल की तरफ से दी जाती है। इस सेंट्रल पोर्टल का लिंक दूसरे पुलिस स्टेशन से भी था। दरअसल हाटा थाने के पुलिस ऑफिसर ने इस लावारिस बॉडी की डिटेल आसपास के कई थानों में पहुंचा दी थी ताकि अगर कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए तो इन्हें कोई क्ल्यू मिल सके। जब 8 जून को अजय कुमार तिवारी ने अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई तो सेंट्रल पोर्टल की मदद से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की हाटा थाने की पुलिस तक भी एक खबर पहुंच गई। अजय की रिपोर्ट में बताई गई पहचान और मजला नाला पुल के पास मिली बॉडी एक दूसरे से मेल खा रहे थे, इसलिए पुलिस अजय का नंबर लेकर उसे फोन करती है और बॉडी की पहचान करने के लिए बुला लेती है। अजय कुमार जब बॉडी को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये उसका भाई इंद्र कुमार तिवारी था जो लापता था। अपने भाई को इस हालत में देखकर अजय कुमार की भी रूह कांप जाती है और ये पुलिस से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, जिन्होंने भी इसको मारा है आप उन्हें छोड़ना मत। पुलिस अजय कुमार से इंद्र कुमार का नंबर लेकर उसकी CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकालती है और इंद्र कुमार के नंबर पर कॉल करके देखती है तो फोन बज उठता है और लोकेशन भी ट्रैक होनी शुरू हो जाती है। पर फिर कुछ देर बाद इंद्र कुमार का फोन बंद हो जाता है। पर लोकेशन और CDR की मदद से पुलिस के सामने 2 नाम आते हैं, साहिबा बानो और कौशल गौड़, जिनसे लगातार बात हो रही थी और आखिरकार नंबर भी इन्हीं के थे। इस बीच पुलिस के सामने एक सच आता है जिससे केस की परतें खुलती चली जाती हैं। दरअसल पूछताछ के दौरान गांव वाले और इंद्र कुमार का भाई अजय कुमार पुलिस को बताते हैं कि 5 जून को इंद्र कुमार अपनी शादी के लिए गोरखपुर गया था और उससे मिलने जुलने वाले लोगों के पास शादी की तस्वीरें भी भेजी थी, पर इसके बाद ना तो वो गाँव आया और ना ही कोई फोन आया। ये सब सुनने और जानने के बाद पुलिस का शक इंद्र कुमार की वाइफ पर ही जाता है और पुलिस CDR लोकेशन जैसी कई कड़ियों को जोड़कर आखिरकार 27 जून 2025 को
इंद्र कुमार की पत्नी साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी और पति कौशल को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने खुशी को शादी की तस्वीरों में भी देखा था, इसलिए पुलिस खुशी को देखते ही पहचान जाती है। खुशी और कौशल के चेहरे पर बैठा डर, गलत करने का खौफ और पकड़े जाने की खामोशी साफ झलक रही थी। पुलिस जानती थी कि जरूर इस पूरे केस के पीछे इनका ही हाथ छुपा है और कौशल कुमार की तो इंद्र कुमार से फोन पर कई बार बातें भी हुई थी। ये भी सीडीआर में साफ पता चल रहा था, इसलिए पुलिस दोनों को रिमांड पर ले लेती है और पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में तो दोनों बातें घुमाने की कोशिश करते हैं, जो कि हर मुजरिम की पुरानी आदत है। लेकिन जब पुलिस अपना सख्त लहजा इख्तियार करती है तो एक ऐसे सच से पर्दा उठता है जिसकी पुलिस ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल जिस खुशी को इंद्र कुमार की पत्नी बताया जा रहा था, उसका असली नाम था साहिबा बानो और इंद्र कुमार से शादी करने से पहले ही ये शादीशुदा थी और इसका पति कोई और नहीं बल्कि कौशल ही था। दोनों ने लव मैरिज की थी और दोनों गोरखपुर के कूड़ा घाट नाम की एक जगह पर किराए के मकान में काफी समय से रह रहे थे। अब क्योंकि कौशल हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था, इसलिए साहिबा बानो जो कि मुस्लिम थी, वो भी अपना नाम बदलकर खुशी रख लेती है और दोनों साथ में जिंदगी गुजारने लगते हैं। हालांकि परिवार में खुशियां तो थी, पर पैसों की थोड़ी तंगी थी। तो ऐसे ही एक दिन खुशी सोशल मीडिया यूज कर रही होती है और एक रील इसे इतनी पसंद आती है कि ये उसे बार बार देखने लगती है। और पता है ये रील किसकी थी? दरअसल ये रील इंद्र कुमार तिवारी की थी। एक्चुअली में बात ऐसी है कि मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने 3 से 10 मई तक जबलपुर में एक प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रखा था। हजारों भक्तों की भीड़ इस कार्यक्रम में पहुंची थी और इन्हीं में से एक थे इंद्र कुमार तिवारी, जो अनिरुद्ध आचार्य से कहते हैं कि मैं 45 साल का हो गया हूँ, मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, पर फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही। इंद्र कुमार की ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल होने लगती है और जब खुशी 18 एकड़ का नाम सुनती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फैसला करती है कि इंद्र कुमार की जमीन को वो अपने नाम करेगी। जब वो ये बात अपने पति कौशल को बताती है तो वो इसके मास्टर प्लान में शामिल हो जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि कौशल खुशी को अपनी बहन बताकर उसकी शादी इंद्र कुमार से कराएगा और फिर इंद्र को मारकर उसकी जमीन खुशी को मिल जाएगी। इस प्लान के तहत ये लोग एक दिन किसी तरह इंद्र कुमार का नंबर ढूंढकर उसे कॉल करते हैं। ये तारीख थी 17 मई, जब इंद्र कुमार के पास कौशल का फोन आता है और ये इंद्र से कहता है कि मैंने अनिरुद्ध आचार्य की कथा में आपका वीडियो देखा है, मुझे पता चला है कि आप शादी करना चाहते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपनी बहन खुशी की शादी आपसे करवाना चाहता हूँ। इंद्र कुमार जो सालों से बीवी की तलाश में था, वो कौशल की ये बात सुन खुशी से फूले नहीं समाता है और झट से कौशल की बातों में आकर वो हाँ कर देता है। इंद्र कुमार को अच्छे से अपने प्लान में फंसाने के लिए कौशल इंद्र कुमार की खुशी से बात भी करवाता है और खुशी की मीठी मीठी बातें इंद्र कुमार को उसका मुरीद बना देती हैं। लेकिन इंद्र कुमार नहीं जानता था कि यही मीठी बातें उसकी जिंदगी छीन लेने वाली हैं। खैर इंद्र कुमार खुशी से बात करके उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है और फिर 26 मई को कौशल शादी का शगुन लेकर मध्य प्रदेश के सोहरा में बसे इंद्र कुमार के गांव में पहुंचता है। इंद्र कुमार भी कौशल की अच्छे से खातिरदारी करता है, उसे बाहर होटल में खाना खिलाने ले जाता है ताकि कौशल उससे इम्प्रेस होकर खुशी की शादी उसी के साथ पक्की कर दे। इंद्र कुमार पेशे से एक टीचर था और स्कूल से आने के बाद वो खेती बाड़ी भी करता था, जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी और फिर 18 एकड़ जितनी जमीन भी थी, इसलिए इंद्र कुमार की गिनती अच्छे पैसे वाले लोगों में होती थी। यही बात कौशल और खुशी को भी उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। कौशल खुशी का फोटो भी दिखा देता है। खुशी की उम्र महज 27 से 28 साल थी और ये दिखने में भी ठीक ठाक थी, इसलिए इंद्र कुमार को खुशी बहुत पसंद आती है क्योंकि 45 साल में उसे 27 साल की लड़की मिल रही थी। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी उसके लिए। कौशल इंद्र कुमार से बातचीत करके शादी का शगुन तो उसे देता ही है, साथ ही शादी की तारीख भी तय करने को कहता है और आपसी सहमति से दोनों 5 जून को शादी करने का फैसला करते हैं। इंद्र कुमार को तो वैसे भी शादी की जल्दी थी, इसलिए ये 5 जून डेट फिक्स कर लेता है। लेकिन शादी करने से पहले कौशल इंद्र कुमार के सामने एक शर्त रखता है कि शादी बहुत ही सिंपल होगी और ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं होंगे और तो और शादी का कार्यक्रम गोरखपुर में ही होगा। इंद्र कुमार भी कौशल की शर्त कबूल कर लेता है और 1100 रुपए देकर उसे विदा करता है। अब शादी में बहुत ही कम समय बचा था, जबकि शादी की तैयारियां करने वाला सिर्फ इंद्र कुमार ही था, इसलिए ये सारे इंतजाम करने के लिए अपने खेत का कुछ हिस्सा बेच देता है और उन पैसों से खुशी के लिए शादी का जेवर बनवाता है। साथ ही खानदानी जेवर इसके पास होता ही है, उसे भी खुशी को ही शादी में चढ़ाने का फैसला करता है। जल्द ही सभी तैयारियां पूरी हो जाती हैं और 2 जून को खुशी और कौशल दोनों के बुलाने पर इंद्र कुमार गोरखपुर के लिए निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले इसने अपने कुछ पड़ोसियों और भाई अजय कुमार को अपनी शादी के बारे में बता दिया था। लेकिन शादी गोरखपुर में कहाँ होने वाली है, इस राज के बारे में खुद इंद्र कुमार भी नहीं जानता था। सबसे मिलकर इंद्र कुमार जेवर वगैरह लेकर गोरखपुर के लिए निकल जाता है। खुशी और कौशल दोनों इसे गोरखपुर से थोड़ा दूर रुकने का ठिकाना बताते हैं और 3 जून को दोनों इंद्र कुमार से एक हलफनामे पर साइन करवाते हैं।
यह हलफनामा इंद्र कुमार की सारी प्रॉपर्टी का था, जिसमें लिखा था कि इंद्र को अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद उसकी सारी धन दौलत उसकी पत्नी खुशी की होगी। हालांकि इंद्र एक टीचर था, उसे काफी अच्छी समझ थी, लेकिन ये सब जानने के बाद भी वो इन दोनों की बातों में आ जाता है और इस हलफनामे पर बिना सोचे समझे वो साइन कर देता है। ये देखकर कौशल और खुशी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इनका आधा प्लान तो सक्सेसफुल हो ही चुका था। इसके बाद आती है 5 जून की तारीख, जो इंद्र कुमार के लिए सबसे खास थी, क्योंकि आज उसकी सालों की ख्वाहिश पूरी होने वाली थी, यानी उसकी शादी थी। लेकिन ये शादी गोरखपुर में खुशी और कौशल के घर नहीं होती, बल्कि एक दूर दराज इलाके में बसे होटल में रखी जाती है। कौशल एक गाड़ी बुक करता है जिसमें खुशी, कौशल और इंद्र कुमार बैठते हैं, जबकि गाड़ी का ड्राइवर होता है शमसुद्दीन नाम का एक आदमी, जो कि खुशी और कौशल के इस प्लान में शामिल था। ये सभी गोरखपुर छोड़कर कुशीनगर के लिए रवाना होते हैं और यहाँ कसिया इलाके में बने एक आइडियल होटल में जाते हैं। कौशल ने इस होटल का सिर्फ एक ही रूम शादी के लिए बुक किया था। इंद्र कुमार सारे जेवर, शादी का लाल जोड़ा और कुछ साज श्रृंगार का सामान खुशी को सौंप देता है और बकायदा खुशी दुल्हन की तरह तैयार होकर इंद्र कुमार के सामने आ जाती है और दोनों की होटल के इसी कमरे में शादी होती है और इंद्र कुमार खुशी की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बनाता है और खुशी खुशी ये शादी संपन्न होती है। इंद्र कुमार खुशी के साथ कई सारी फोटोज खींचता है और इन्हें अपने गांव के लोगों को भेज देता है। शादी का कार्यक्रम पूरा होने के बाद सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, पर इसी बीच कौशल और खुशी इंद्र कुमार के खाने में नींद की गोलियां मिला देते हैं, जिस कारण इंद्र कुमार बेहोशी की हालत में चला जाता है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता। इसी मौके का फायदा खुशी और कौशल उठाते हैं और उसे शमसुद्दीन की गाड़ी में बैठाकर सुकरौली इलाके में पहुंच जाते हैं, जो सुनसान इलाका था और यहाँ ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था, इसलिए ये इस इलाके को चुनते हैं और फिर इंद्र कुमार को, जो कि बेहोशी की हालत में था, उसे कार से बाहर निकालकर उस पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं। ये बिना रुके कई बार वार करते हैं, जिससे इंद्र कुमार की बहुत बुरी हालत हो जाती है, पर तब भी ये लोग नहीं रुकते और आखिर में जब उसकी गर्दन पर वो वार करते हैं तो चाकू वहीं फंसा रह जाता है और इस आखिरी वार के साथ ही इंद्र कुमार की सांसें थम जाती हैं और ये इसे झाड़ियों में फेंककर शमसुद्दीन की गाड़ी में बैठकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। जाते समय खुशी इंद्र कुमार का फोन, उसके सारे पैसे और जेवर भी अपने पास रख लेती है और हलफनामे के मुताबिक इंद्र कुमार की जान जाने के बाद अब सारी प्रॉपर्टी खुशी की थी। अपने प्लान को कामयाब होता देख ये दोनों बहुत खुश होते हैं, पर जल्द ही इनकी काली करतूत पुलिस के सामने आ जाती है। इस पूरी घटना को जानने के बाद पुलिस भी दंग रह जाती है कि कोई किसी की दौलत हड़पने के लिए किस हद तक गिर सकता है। पुलिस को खुशी के पास से उसका फर्जी आधार कार्ड भी मिलता है, जो कि उसने अपने इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए बनवाया था, ताकि प्रॉपर्टी अपने नाम रजिस्टर कराने में काम आ सके। साथ ही पुलिस वो चाकू बरामद करती है जिससे इंद्र कुमार की जान ली गई और इसके साथ ही जेवर जो इंद्र कुमार ने खुशी के लिए बनवाए थे और बाकी चीजें भी बरामद कर लेती है और खुशी, कौशल समेत शमसुद्दीन को भी हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस का कहना है कि अभी भी मामले की जांच जारी है और बाकी आरोपियों की भी तलाश जारी है जो इस केस में शामिल हो सकते हैं। वेल, इस केस फाइल को जानने के बाद आपको क्या लगता है, खुशी और कौशल को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।